गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। तो उसमें हमने पढ़ा था लास्ट क्लास जो ओशियन के बारे में पढ़े थे, कौन कौन से ओशियन, मतलब किसके कौन से कंटिनेंट किस ओशियन से घिरे हुए हैं, ये सब हमने डिस्कस लास्ट क्लास में किया था। आज पेज नंबर 135 पे जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन है, इस टॉपिक से हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन। दे फॉर्म द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। मतलब ओशियन जो होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसका जो मेन सोर्स होता है मॉइस्चर का, वो क्या चीज़ है, तो वो ओशियन है। Second, these oceans are a huge storehouse of the mineral, especially petroleum, natural gases and salts. ये जो ओशियन होते हैं, ओशियन बेल्ट में उनकी गहराई में जो है बहुत सारे मिनरल्स, स्पेशली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और साल्ट जो हैं, वो उनका मिनरल्स जितने भी हैं ये सब इसका स्टोर हाउस है, यानी वो वहाँ पे जमा है, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसका रिफाइन करके फिर से उसका यूज करते हैं। थर्ड, द ओशियन हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जो ओशियन है वो किसी भी प्लेस का जो मॉडरेट लेवल होता है उसको वो मेंटेन करता है। आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ का मॉइस्चर लेवल कुछ अधिक होता है, और इसी के लिए जो भी आपकी मतलब ओशियन जो है उसी मेन रिस्पॉन्सिबल वही है आपके वातावरण में जो ठंडक होती है उसके लिए। क्योंकि ओशियन करेंट्स जो होती हैं, ओशियन करेंट्स का मतलब समुद्र से होके, महासागर से होके जो हवाएं बहती है वो ठंडी हवाएं होती हैं, जो हमारे अर्थ को, धरती जो गर्म हो जाती है उसको वो ठंडा करती है। दे सपोर्ट वेरियस लाइफ फॉर्म्स एंड सप्लाई अस विथ सी फूड इंक्लूडिंग फिशेस। बहुत सारे जीव जंतु उसमें रहते हैं ओशियन में, और वो जो है उसमें से हम लोग क्या, जीव जंतु में आपकी मछलियाँ भी होती हैं, बहुत सारे सी फूड होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। दे सपोर्ट वेरियस लाइफ फॉर्म्स एंड सप्लाई अस विथ सी फूड इंक्लूडिंग फिशेस, ये हो चुका। लास्ट जो है, सिंस एंशियंट टाइम्स ओशियन ट्रांसपोर्ट has been of great importance in international trade. They have linked the entire world. पुराने समय से ही जो ओशियन है, ओशियन में हम लोग सी रूट जो होते हैं, ओशियन ट्रांसपोर्ट, जहाज बड़े बड़े जो एक देश से दूसरे जगह समुद्र के रास्ते, महासागरों के रास्ते जाते हैं, तो वो एक क्या है हमारे लिए, तो ट्रांसपोर्ट रूट है। वो ओशियन जो है हमारे लिए ट्रांसपोर्ट रूट का भी काम करता है। चूँकि सारे ओशियन जो है एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो किसी भी देश से, मान लीजिए इंडिया से कोई भी चीज़ अमेरिका जाना चाहता है तो वो सी रूट के थ्रू वो आसानी से चला जाता है। तो जब बहुत ही पुराने समय की बात है, मतलब ये रूट आज से नहीं है, बहुत पहले से इंसानों ने इस समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल करना सीख लिया था, और इसी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह अपने सामान को भेजते थे या खुद भी जाते थे। अब है हमारा मेन नेक्स्ट, सी। ए कंटिन्यूअस वाटर बॉडी ऑफ सैलाइन वाटर दैट सराउंड्स द लैंड मासेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए सी। यानी लैंड मासेस का मतलब लैंड पार्ट, यानी ज़मीन के हिस्से को जो चारों तरफ से जो नमकीन पानी घेर रखे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ये महासागर जो ओशियन होता है उसी का ये छोटा रूप होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे सी के, तो रेड सी, अरेबियन सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरियन सी। सी दो वास्ट आर स्मॉलर एंड सॉलोअर देन द ओशियन, यानी ये ओशियन के मुकाबले कम गहरा होता है। ठीक है, और ये उससे छोटा होता है, इसके वेव्स छोटे होते हैं, इसमें कोई बड़े करेंट्स नहीं होते हैं। तो ये ओशियन का ही एक रूप है, बट ये छोटा रूप है।
ओशियन से ये छोटे हैं, इसके करेंट्स ओशियन से छोटे हैं, इसके वेव्स छोटे हैं, स्मॉलर हैं। आपने ये देखा। अब देखिए एटमॉस्फेयर के बारे में हमें पढ़ना है। एटमॉस्फेयर, द डोमेन ऑफ एयर, द थिन इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जो एक पतली सी इन्वेलप है जो हमारे धरती के चारों ओर, मतलब एक इन्वेलप का काम करती है, यानी जो हवाओं को है, मिक्सचर ऑफ एयर जो है उसको वो रोक के रखती है। इन्वेलप का काम क्या होता है? इन्वेलप में कोई चीज़ आप रखेंगे तो इन्वेलप से कोई भी चीज़ को बाहर नहीं जाने देता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर भी वही है, वो पतली सी मतलब एक लेयर है इन्वेलप जैसी, जो एयर के सराउंडिंग, अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर वगैरह है, जैसे हम जो सांस लेते हैं धरती पे, तो ये सांस लेते हैं तो ये इन्वेलप के कारण ही मतलब जो हवाएं हैं ये बाहर नहीं जा पाती हैं और हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में रह पाती हैं, जो हम सांस लेते हैं, या कोई भी चीज़ जो गैसेस वगैरह हैं जो वो इस इन्वेलप के कारण ही हमारे सराउंडिंग्स में ही रह पाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ ए थिन ब्लैंकेट ऑफ गैसेज डैट रैप द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एक पतली सी कंबल जैसी है, ब्लैंकेट ऑफ गैस, डैट रैप द अर्थ, जो क्या अर्थ को, पृथ्वी को क्या करती है? रैप करके रखती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द फेस हीट ऑफ द सन एंड द कीप्स द सरफेस वार्म एट नाइट बाई ट्रैपिंग द हीट। ये क्या करती है? तो सूरज से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं या हानिकारक गर्मी होती हैं, वो हम तक यानी अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है। उसको ये जो पतली लेयर है ये फ़िल्टर का काम करती है, वो उसको फ़िल्टर करके अंदर एटमॉस्फेयर में नहीं आने देती है। और एटमॉस्फेयर का क्या काम है? तो एटमॉस्फेयर जो है, जैसे दिन में सूरज उगता है तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, ठीक है, हमारा सराउंडिंग्स जो अर्थ पे है वो गर्म हो जाता है। और रात को जैसे ही सूरज ढल जाता है तो अचानक से हमारा अर्थ बिल्कुल ही ना ठंडा हो जाए, इसी के लिए मतलब गर्माहट को वो बरकरार रखने में मदद करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। एटमॉस्फेयर के कारण ही हम को मतलब ऑक्सीजन या एयर मिल पाता है जो हम सांस लेते हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर हवाएं हैं, हवा को कौन रोक पाया है? वो तो ऊपर की ओर जाते रहता और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इट कंटेन्स द गैसेस दैट सस्टेन लाइफ एंड मॉइस्चर दैट गिव्स अस वाटर। और एटमॉस्फेयर ही है जो गैसेस, बहुत सारे गैसेस को ये मतलब होल्ड करके रखता है, और हमारे जीने के लिए जो मेन आवश्यकता ऑक्सीजन है उसको भी ये मतलब होल्ड करके रखता है। और हमारे इर्द गिर्द जो है मॉइस्चर का लेवल उसको वो मेंटेन करता है। एक्सटेंड द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ अबाउट 700 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर जो है उसका क्या मतलब लेवल है, कितने दूर तक ये फैला हुआ है? तो हमारे अर्थ से 700 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे वहाँ तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, उतनी ऊंचाई तक। बट हैज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, लेकिन वैसी कोई बाउंड्री, निश्चित कोई बाउंड्री नहीं है। इट सिंपली फेड्स ऑफ इनटू स्पेस एज इट्स गेट थिनर। जैसे जैसे धरती से हम ऊपर की ओर जाएंगे स्पेस की तरफ, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की लेयर जो है वो पतली होती जाती है और कमज़ोर होती जाती है। इट सिंपली फेड्स ऑफ इनटू स्पेस एंड इट्स गेट थिनर, पतली होती जाती है। अबाउट 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज आर कंसनट्रेट विदिन 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी अर्थ के सरफेस से 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जो 75% एटमॉस्फेरिक गैसेज होते हैं वो मतलब इतने क्षेत्र में अवेलेबल होते हैं। यानी मात्र 25% ही गैसेज हैं जो आफ्टर 12 किलोमीटर में होते हैं। यानी मेन जो गैस आपका होता है अधिक मात्रा में वो यानी हमारा अर्थ लेवल, अर्थ सरफेस से विदिन 12 किलोमीटर के अंदर ही होते हैं। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो एयर का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसी के कारण जो लोग पर्वत
यानी पहाड़ वाले एरिया में जाते हैं घूमने, तो उन लोगों को ऑक्सीजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल घटता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। पर्वतारोही जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट या कोई भी दूसरे पर्वत पे, तो अपने साथ वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल पाता है। That is why when we go to places like Leh, Ladakh at an altitude of 36-37 मीटर, यानी यही वो कारण है जिसके कारण जब हम ऊंचाई पे लेह लद्दाख वगैरह में जाते हैं तो वहाँ का एल्टीट्यूड कितना है, तो 3637 मीटर हाई। वी हैव एल्टीट्यूड सिकनेस, हमें एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस होता है वहाँ, ड्यू टू लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट देयर। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसी के लिए हमें चक्कर आते हैं, उल्टी जैसी महसूस होती है, लगेगा कान में सीटी वगैरह बज रहा है। माउंटेनियर्स फेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द थिनिंग ऑफ द एयर एज दे गो अप टू द हायर एल्टीट्यूड्स। जो पर्वतारोही होते, माउंटेनियर्स होते हैं, उन्हें सांस की प्रॉब्लम महसूस होती है जब वो पर्वत पे ऊपर जाते हैं। क्यों, तो वहाँ पे जो लेयर होता है ऑक्सीजन का, वो एटमॉस्फेयर का लेयर वो पतला होता जाता है। ऑक्सीजन वहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है हाई एल्टीट्यूड्स में घटते जाते हैं। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज हैं उनका क्या कंपोजिशन है, किन किन मात्रा में कौन सी गैस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा जो है वो किसकी है, तो सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। उसके बाद है सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की है, वो 78% है। उसके बाद सेकेंड है ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और भी अदर गैसेज जो हैं वो 0.04% हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस एंड द टेस्टलेस मिक्सचर ऑफ गैसेज। अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा है, कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ मिक्सचर ऑफ गैसेज है। अपार्ट फ्रॉम द गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक, पॉलन एंड इवन साल्ट पार्टिकल्स आर फाउंड इन द लोअर लिमिट्स। यानी मिक्सचर ऑफ गैसेज के अलावा एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रेजेंट, तो वाटर वेपर होता है, धूल डस्ट होते हैं, स्मोक होते हैं धुआं, पॉलन होते हैं एंड इवन साल्ट पार्टिकल्स, जो नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, लेकिन वो लोअर लेवल पे यानी अर्थ सरफेस के अराउंड में। कंपोजिशन ऑफ क्लीन ड्राई एयर, नाइट्रोजन जिसको हम N से डिनोट करते हैं, हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। नाइट्रोजन जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें कैसे मदद करती है, तो मिट्टी की जो उपजाऊ है, फर्टिलिटी को ये मेंटेन करती है और पौधे को, एनिमल को उसके ग्रोथ में मदद करती है। ऑक्सीजन जिसको हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, हेल्प्स अस टू ब्रीथ, वो हमें सांस लेने में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CO2 इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट, इट हेल्प्स इन कीपिंग द अर्थ वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसेंशियल क्यों है, तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है, यानी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया करती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़रूरी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो अर्थ को गर्म रहने में मदद करती है। अब अदर गैसेज इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय द सन। हमारे एटमॉस्फेयर में ही एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर एक छन्नी के जैसे काम करता है। जैसे ही हम कुछ भी चाय बनाते हैं उसको छानने का काम करते हैं, तो एक छन्नी लगा देते हैं जिससे हमारा चाय अलग हो जाता है और उसकी पत्तियां अलग हो जाती है। वैसे ही ओजोन लेयर है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है सूरज से, वो हम तक नहीं पहुंचने देती है, उसको ये छान देता है। ठीक है, अब देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स होते हैं वो क्या क्या हैं।
द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन लेयर्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको मेनली हमने 5 भागों में बांट रखा है। जो है क्या क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये 5 स्फीयर आपका है। द टेम्परेचर चेंजेस इन दीज लेयर्स विथ हाइट। और जैसे जैसे हम धरती अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रत्येक 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करता है, घटता है। फिर से सुन लीजिए, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर, जैसे अर्थ सरफेस से 165 मीटर ऊपर गए तो टेम्परेचर 1 डिग्री डाउनफॉल होगा। फिर उस जगह से 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो फिर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। इसी के लिए पर्वत वाले क्षेत्र में, पहाड़ वाले क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें ठंडक महसूस होती है। द कंपोजिशन, डेंसिटी एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज लेयर्स वेरी। और जो कंपोजिशन है या डेंसिटी है या उनकी प्रॉपर्टीज़ है इन लेयर्स की, वो एक दूसरे से ये क्या करते हैं? वेरी करते हैं। अबाउट 90% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज आर कंसनट्रेटेड विद इन द 8 to 18 किलोमीटर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर के जो 90% गैसेज हैं वो हमारे 8 to 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही हैं। ऑल वेदर्स चेंजेस टेक प्लेस इन दिस जोन। यानी जितने भी वेदर चेंजेस वाला जो भी प्रॉब्लम है या वेदर जो चेंज होता है वो इसी जोन में होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक जोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लाइफ ऑफ अर्थ। अर्थ पे जीवन की दृष्टि से, लाइफ की दृष्टि से जो है ये लेयर जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक जोन माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जो अगली क्लास है उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही।